नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार में हूं श्वेता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सुनकर ही पाकिस्तान टेंशन में आ जाता है, लेकिन पीएम मोदी पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ेंगे। पीएम नवंबर में सार्क समिट में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद जा सकते हैं। यह संकेत पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त के एक बयान के हवाले से मिला है। हालांकि अभी तक इस पर भारत सरकार ने कोई पुष्टि नहीं की है कि प्रधानमंत्री मोदी नवंबर में पाकिस्तान जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के लिए यह खबर बहुत चुभने वाली होगी, क्योंकि कल ही चीन में G20 के मंच से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को दक्षिण एशिया का इकलौता देश बताया जो पूरे इलाके में आतंकवाद की सप्लाई कर रहा है। कुछ देश हिंसा और आतंकवाद को अपनी नीति के तहत इस्तेमाल करते हैं। दक्षिण एशिया में सिर्फ एक देश आतंक का प्रसार कर रहा है। आतंक के बारे में भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है, क्योंकि इससे कुछ भी कम नीति अपनाना पर्याप्त नहीं है। आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होता है। कल चीन की धरती पर पीएम मोदी ने चीन के प्यारे पाकिस्तान की कूटनीतिक धुलंकेत पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त गौतम बंबावले ने दिए हैं। बंबावले ने कल कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं इस वक्त तो ये नहीं कह सकता कि इसका भविष्य क्या है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्ष नवंबर में सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद के दौरे के प्रति आशान्वित हैं। यानी पाकिस्तान का पीछा पीएम मोदी नहीं छोड़ेंगे। हालांकि अभी इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि पीएम मोदी सार्क दौरे के लिए नवंबर में इस्लामाबाद जाएंगे या नहीं। सूत्रों के मुताबिक फैसला उसी वक्त पर किया जाएगा। पीएम मोदी से पहले सार्क देशों के गृह मंत्रियों की मीटिंग के लिए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह इस्लामाबाद जा चुके हैं। वो भी तब जब पाकिस्तान कश्मीर पर फुल नौटंकी में लगा था। उसके पालतू आतंकवादी एयरपोर्ट से लेकर होटल तक भारत के गृह मंत्री के खिलाफ आतंकी प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान के पालतू आतंकवादियों को भारत के गृह मंत्री करारा जवाब देकर आए थे। पाकिस्तान का रवैया आप मानते हैं कि जो हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन ये सारे लोग एयरपोर्ट के आसपास आ गए थे। अगर इंडिया में ऐसे होता है तो उन्होंने पूरा बकायदा वहाँ पे प्रोटेस्ट किया। 2000 प्रोटेस्टर्स में कैसे लेते हैं आप उसे? जम कर दिया। पाकिस्तान की जमीन पर भारत ने सार्क के मंच से पाकिस्तान की खूब खिंचाई की थी। पाकिस्तान ये भूला नहीं होगा। अब पीएम मोदी का इस्लामाबाद दौरा उसे जरूर डराएगा। जैसा कि पीएम मोदी के पिछले साल अचानक लाहौर पहुंच जाने से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया था। पीएम मोदी का नाम सुनकर ही पाकिस्तान तौबा तौबा करने लगता है। बगैर वीजे के 120 लोग जो है वो लाहौर में लैंड किया है। तौबा तौबा ये पहली दफा देखा गया है, और तौबा तौबा ये पहली दफा देखा गया है कि 120 रुकनी वफद जो है बगैर किसी वीजे के एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क जिसका अपना आइन है, जिसकी अपना पार्लियामेंट है, तौबा तौबा वो पहली दफा जो है उस इलाके में उसने लैंड किया है। और इस वक्त कोई कानून नहीं देख रहा, कोई जाब्ता नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और लाहौर शहर की सड़कों पर वो दंदाते फिर रहे हैं और 120 रुकनी वफद को पूरी दुनिया का मीडिया देख रहा है। पिछले एक महीने से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को बहुत चिढ़ाया है। कश्मीर पर नौटंकी करने वाला पाकिस्तान तब सख्ते में आ गया जब पीएम मोदी ने लाल किले से पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान के साथ बलूचिस्तान का भी जिक्र कर दिया। पाकिस्तान को अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि भारत का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। बात होगी तो कश्मीर की नहीं पीओके की, बात होगी तो कश्मीर की नहीं आतंकवाद की, जिसकी सप्लाई पाकिस्तान करता रहा है। कश्मीर का नाम लेकर ड्रामा करने वाला अब पाकिस्तान का पुराना खेल नहीं चलेगा। हिंदुस्तान जब पाकिस्तान को लगता था कि वो कश्मीर के बिगड़े हालात का फायदा उठाएगा, उसे कूटनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा, जिससे वो भारत को परेशान कर सके। लेकिन पाकिस्तान खुद अपने खेल में फंस गया है और वो अब खुद ही अपनी बर्बादी की स्क्रिप्ट लिख रहा है। भारत कतई सार्क की राह में रोड़ा नहीं बनना चाहता। आखिरकार ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिनके शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को न्योता भेजा गया था और नवाज शरीफ उसमें शिरकत करने के लिए दिल्ली में मौजूद भी थे। लेकिन सवाल ये है कि कश्मीर के ज्वलंत हालात और नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच जारी तल्ख टिप्पणियों के मद्देनजर क्या मोदी के लिए मुमकिन हो पाएगा इस्लामाबाद में जाना और सार्क सम्मेलन में शिरकत कर पाना? वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र गौतम के साथ स्मिता शर्मा, दिल्ली, आज तक। पाकिस्तान की हालत यह है कि वो खिसियानी बिल्ली की तरह बर्ताव कर रहा है। पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त गौतम बंबावले ने कल
कराची में पाकिस्तान को नसीहत देने वाली समझदारी भरी बातें कही, लेकिन इन बातों को समझने के बजाय पाकिस्तान को ये बातें इतनी चुभ गईं कि आज गौतम बंबावले के कराची में एक दूसरी कॉन्फ्रेंस में बोलने से ठीक पहले इसे रद्द कर दिया गया। ये पाकिस्तान का हाल है कि उसे सच सुनने और समझदारी भरी बातों से डर लगता है। ये पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त गौतम बंबावले हैं, जिनकी बातें सुनकर पाकिस्तान इतना डर गया कि उन्हें कराची में पाकिस्तान चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ने भाषण देने के लिए बुलाया, लेकिन आधे घंटे पहले कार्यक्रम ही रद्द कर दिया। गौतम बंबावले ने ऐसा क्या कहा कि पाकिस्तान इस तरह बौखला गया, ये हम आपको बताते हैं। गौतम बंबावले सोमवार को कराची काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन के एक कार्यक्रम में बोलने के लिए बुलाए गए थे। कार्यक्रम में गौतम बंबावले से कश्मीर से लेकर बलूचिस्तान और भारत पाकिस्तान रिश्तों पर सवाल पूछे गए। इसी में बंबावले ने पाकिस्तान को नसीहत दी कि जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। समस्याएं दोनों देशों में मौजूद हैं, इसलिए पाकिस्तान को अपनी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरे देशों के मामले में दखल देना चाहिए। लेकिन समझदारी भरी बातें पाकिस्तान को कैसे समझ में आ जाती? पाकिस्तान चैंबर ऑफ कॉमर्स में आज गौतम बंबावले बोलते इससे पहले ही पाकिस्तान ने माइक उखाड़ने वाला जाहिल रवैया दिखा दिया। अगर पाकिस्तान ध्यान से भारतीय उच्चायुक्त गौतम बंबावले की बातों को सुनता और उन पर गौर करता तो शायद उसे समझ में आता कि कैसे वो खुद को बर्बाद करने में जुटा है। कराची में कराची काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन के कार्यक्रम में बंबावले ने कहा कि भारत पाकिस्तान के रिश्तों को सामान्य बनाने का रास्ता कारोबार और व्यापार से ही बनेगा। भारत पाकिस्तान के बीच अभी सालाना सिर्फ 2.5 अरब डॉलर का ट्रेड होता है, जबकि दोनों देशों के पास इस ट्रेड को 20 अरब डॉलर तक बढ़ाए जाने की क्षमता है। बंबावले ने बताया कि लहसुन से भरे 10 ट्रक का जिक्र किया जो वाघा बॉर्डर से होकर लाहौर जाने के लिए बॉर्डर पर खड़े इंतजार कर रहे थे। बंबावले ने बताया कि लहसुन पाकिस्तान में बहुत महंगा बिकता है, जबकि भारत से पाकिस्तान आने वाले लहसुन की कीमत सिर्फ 1/4 होती है। गौतम बंबावले ने पाकिस्तान को चीन का उदाहरण भी दिया कि कैसे सीमा विवाद के बावजूद चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। बंबावले ने कहा कि 60 और 70 के दशक में भारत और चीन इस बात पर अड़े रहे कि पहले सीमा विवाद का हल किया जाए, लेकिन 1988 में यह तय किया गया कि सीमा विवाद का हल अभी नहीं निकलेगा, इसलिए दूसरे मुद्दे भी उठाएं। आज चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और करीब 75 अरब डॉलर का सालाना ट्रेड होता है। पाकिस्तान को कश्मीर के मामले में दखल देने के बजाय खुद की समस्याओं की तरफ ध्यान देना चाहिए। गौतम बंबावले ने पाकिस्तान को भारत का रुख बताया और कहा कि भारत हमेशा कहता है कि मिलकर काम करें और आतंकवाद की जड़ तक पहुंचे, क्योंकि आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द है और ये पाकिस्तान का भी नुकसान कर रहा है। लेकिन आतंकवाद को देश की नीति बना लेने वाला पाकिस्तान आखिर इस बात को क्यों समझेगा? आज तक ब्यूरो। खबरदार में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद पाकिस्तान के 51 साल पुराने पाखंड का पर्दाफाश करेंगे, जिसके बलबूते पाकिस्तान अपना झूठा रक्षा दिवस मनाता है। अगर दुनिया में सबसे झूठे देशों की लिस्ट बनाई जाए तो पाकिस्तान नंबर 1 देश होगा, क्योंकि झूठ बोलने में पाकिस्तान ने PhD की हुई है। खबरदार में अब हम पाकिस्तान के 51 साल पुराने उस पाखंड की पोल खोलेंगे जिस पाखंड के साथ पाकिस्तान हर साल अपना रक्षा दिवस मनाता है। पाकिस्तान का यह पाखंड जुड़ा है 1965 के भारत पाक युद्ध से। पिछले 51 सालों से पाकिस्तान 6 सितंबर को रक्षा दिवस मनाता है। यह वही तारीख है जब 1965 के भारत पाक युद्ध की आधिकारिक शुरुआत हुई थी। पाकिस्तान का पाखंड देखिए कि वो खुद को 1965 के युद्ध का विजेता बताता है, बल्कि 1965 के युद्ध का जिम्मेदार भी हिंदुस्तान को बताता है, जबकि सच यह है कि 1965 का युद्ध पाकिस्तान की साजिश था जो उसने कश्मीर में आतंकवादियों और अपने फौजियों को भेजकर रची थी। सच यह है कि पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल अयूब खान 1965 की जंग के स्क्रिप्ट राइटर थे। ये वो सच है जिसे खुद पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार, पूर्व सैन्य अधिकारी और रक्षा विशेषज्ञ भी कबूल करते हैं। लेकिन पाकिस्तान 1965 की झूठी जीत पर अपना रक्षा दिवस भी बड़ी बेशर्मी से मना लेता है। आज पाकिस्तान के रक्षा दिवस पर हम पाकिस्तान के 1965 वाले झूठ को बेनकाब कर रहे हैं। ये वो सच है जिसे पाकिस्तान पिछले 51 सालों से झुठलाता आ रहा है। वो रक्षा दिवस जिसकी बुनियाद ही खोखली है। पाकिस्तान झूठ बोलता है कि 1965 के युद्ध में उसने हिंदुस्तान को हरा दिया था और पिछले 51 सालों से
पाकिस्तान इसी झूठ के बल पर अपना रक्षा दिवस मनाता आया है। आज हम पाकिस्तान के इसी झूठ का पर्दाफाश। अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानब से हमला किया और भारतीय हवाई बेड़े ने वजीराबाद स्टेशन पर ठहरी हुई एक मुसाफिर गाड़ी को हमले का निशाना बनाया। 1965 के युद्ध की शुरुआत भारत ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने की थी। इतिहास गवाह है पाकिस्तान के इस झूठ का। यहाँ इन्होंने ये फैसला किया कि नहीं, अब हम एंटी इंडिया जो चीज है उसको बढ़ाएंगे, उस वहां से खतरा है हमें और हमें सिक्योरिटी का सबसे ज्यादा अहमियत देंगे। उसका नताइज क्या हुआ? एक तो इन्होंने हिंदुस्तान के साथ जंग करने की तैयारी शुरू कर ली। इनका ख्याल था कि हम अब जंग करके कश्मीर लेंगे और 1965 का वॉर जो है उस तैयारी की कॉन्सिक्वेंस। 1962 में भारत चीन जंग में चीन की जीत से पाकिस्तान को लगा कि वो भारत को जंग में हरा सकता है। अपनी इसी गलतफहमी के चलते 1 सितंबर 1965 को जम्मू कश्मीर के छंब में पाकिस्तान ने भारतीय सेना पर तोपों से हमले शुरू कर दिए। हमने प्रोवोक किया हिंदुस्तान को, कश्मीर में हमने लोग भेजे, हिंदुस्तान ने अक्रॉस द इंटरनेशनल लाइन अटैक किया और फिर एक जंग छिड़ गई। तो पहली बात यह है कि हिंदुस्तान ने किया या हमने किया, हिंदुस्तान ने फिर उधर से अटैक किया। हमने इन्फिल्ट्रेट लोग किए, प्रोवोक किया और हिंदुस्तान ने इधर किया। दूसरी जो इसमें जो झूठ बोला जाता है वो ये कि हमने जीता। हमने बिल्कुल नहीं जीता। हमने नहीं जीता ना, बिल्कुल कोई नहीं हमारी जीत हुई। दुनिया जानती है कि 1965 का युद्ध पाकिस्तान की साजिश था, लेकिन पाकिस्तान ने ढिढोरा पीटा कि हमला हिंदुस्तान ने शुरू किया। लेकिन जिस कश्मीर के सीने पर चढ़कर पाकिस्तान ने भारत से जंग की साजिश रची, उसी कश्मीर ने पाकिस्तान की पोल खोल दी। भुट्टो साहब फॉरेन मिनिस्टर थे। भुट्टो साहब की ये ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से कश्मीर ले लें और ये मेरी तजवीज़ हो और मैंने अयूब खान को मना लिया है और ये अगर हो गया तो हम तो पता नहीं 10 साल और रूल करेंगे और ये मेरी काबिलियत का ये इजहार होगा और फेदर इन माई कैट, लोग मुझे तस्लीम करेंगे कि इसने ये सारा फॉरेन मिनिस्टर। तो उन्होंने ये तजवीज़ दी अयूब खान साहब को कि यहाँ से कोई मुजाहिद बना के अपने फौजियों को कपड़े पहना उड़ के तो उनको इन्फिल्ट्रेट करा देते हैं और वहाँ उकसाते हैं कश्मीरियों को, और अगर कश्मीरी उठ गए तो फिर ठीक है, फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी और नहीं होगा तो ना सी। मगर ऐसे हुआ नहीं। 1965 में हमने बंदे भेज दिए, उन्होंने जाके वहाँ गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू कर दी। हमारे फौजी थे, जैसे मिशन जिब्राल्टर कहते थे, जिब्राल्टर मिशन जिब्राल्टर, और हिंदुस्तान ने उनको कुचलने की कोशिश की। फिर उन्हें एहसास हुआ कि ये तो कश्मीरी नहीं है, ये तो अक्रॉस द बॉर्डर से आए हुए हैं, और उन्होंने फिर धमकियां शमकियां दी पाकिस्तान को। पाकिस्तान की हिमाकत का जवाब देने के लिए हिंदुस्तान ने देर नहीं लगाई। भारतीय सेना लाहौर में घुस गई। जो पाकिस्तान कश्मीर हथियाने की सोच रहा था, उसे लाहौर भी अपने हाथों से जाता हुआ दिखने लगा। हमारा ये ख्याल था कि मैक्सिमम ये होगा कि हिंदुस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर अटैक करेगा अगर कोई गड़बड़ हो भी जाती है। तो हमने अपनी सारी फोर्सेस सियालकोट सेक्टर और नॉर्थ उधर रखी हुई थी, मगर इंडिया ने सोचा कि नहीं, अब ये टीच पाकिस्तान ए लेसन। उन्होंने देखा कि सारा लाहौर सेक्टर खाली पड़ा है, उन्होंने यहाँ अपनी फौजें इधर भेज दी। और मुझे याद है कि आई वॉज इन गवर्नमेंट कॉलेज दैट टाइम, तो खबर ये आई BBC से कि हिंदुस्तान की फौजें जो है वो जिमखाना छोटा पेग पीने के लिए पहुंच रही हैं वहाँ घंटे डेढ़ में, और कोई पाकिस्तानी रेजिस्टेंस नहीं हुई। और तो हम बड़े परेशान थे, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज और जिमखाना जो था उस वक्त का जिमखाना, जो आजकल लाहौर में कायदे आजम लाइब्रेरी जहाँ बनी हुई, वो तो कोई 2-3 मील के फासले पे था। तो हम भागे की देखे तो सी क्या हो रहा है, कौन आया कौन नहीं आया, नौजवान जज्बे हो ऐसी की तैसी लालों की ये वो, और ये कैसे हो गया कि वो पहुंच गए। मगर देखा तो वहां तो कोई भी नहीं था। पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने जो साजिश रची थी वो नाकाम हो चुकी थी। आखिरकार 2 हफ्ते के युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र की दखल पर दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की घोषणा हुई और पाकिस्तान का सपना ही रह गया। लेकिन पाकिस्तान इस सच से मुंह छिपाता है और झूठी जीत पर देश का रक्षा दिवस मनाता है। लेकिन सच क्या है, ये पाकिस्तान भी अच्छी तरह जानता है।
पाकिस्तान का पाखंड देखिए कि वो पिछले 51 सालों से 1965 की हारी हुई जंग की जीत पर जश्न मना रहा है। भले ही दुनिया 1965 की जंग को बराबर पर छूटी हुई जंग मानती हो, लेकिन सच यह है कि इस युद्ध में पाकिस्तान को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा और भारत की इस युद्ध में जीत हुई थी। आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के जरिए कश्मीर सीमा पर जंग की शुरुआत की। इसके जवाब में 6 सितंबर 1965 को हिंदुस्तान ने लाहौर और सियालकोट को निशाना बनाकर बड़े हमले किए। 22 सितंबर 1965 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की दखलंदाजी के बाद भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम हुआ। तब तक युद्ध में 2862 भारतीय सैनिक और 5800 पाकिस्तानी फौजियों की जान जा चुकी थी। 97 भारतीय टैंक और 497 पाकिस्तानी टैंक बर्बाद हो गए थे। इस युद्ध में 3900 वर्ग किलोमीटर का पाकिस्तानी इलाका हिंदुस्तान ने जीता, जबकि पाकिस्तान के हाथ 650 वर्ग किलोमीटर का हिंदुस्तानी इलाका आया। पाकिस्तान भले ही जितना मर्जी झूठ बोल ले, लेकिन आंकड़े झूठ नहीं बोलते और आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि 1965 की जंग पाकिस्तान की साजिश का नतीजा था, जिसे भारत ने बुरी तरह फेल कर दिया। लेकिन पाकिस्तान पिछले 51 सालों से इस झूठ के साथ सिर्फ जी ही नहीं रहा, बल्कि इसी झूठ के सहारे हर साल अपना रक्षा दिवस मना रहा है। कल हमने आपको भारत में पाकिस्तान की उस फौज के बारे में बताया था जो भारत में रहकर भारत की जनता के पैसे पर मौज करती है। इनकी सरकारी सुख सुविधाओं और सुरक्षा में केंद्र और राज्य सरकार के खजाने से पैसा जाता है। लेकिन यही लोग भारत को तोड़ने की बात करते हैं, कश्मीर को पाकिस्तान बनाने की बात करते हैं। खबरदार कि इस खबर का बड़ा असर हुआ है। पाकिस्तान के एजेंडे पर चलने वाले अलगाववादियों को अब सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इनकी सरकारी सुख सुविधाओं और सरकारी फंडिंग बंद होंगी। इनके पासपोर्ट भी छीने जाने की तैयारी है। सिर्फ और सिर्फ इस्लाम चलेगा, इंशाअल्लाह। सारे बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। सैयद अली गिलानी हो या फिर मीर वाइज उमर फारूक या फिर यासीन मलिक, इनके जैसे सैकड़ों अलगाववादी नेताओं के सुख सुविधाओं पर केंद्र और राज्य सरकार के खजाने से हर साल करोड़ों रुपए जाते हैं। लेकिन अब भारत की जनता के पैसे पर पाकिस्तान की इस फौज की सरकारी मौज बंद हो जाएगी। पिछले 5 वर्ष में इन अलगाववादी नेताओं के सुख सुविधाओं पर 506 करोड़ रुपए खर्च हुए। 27 करोड़ रुपए इन अलगाववादी नेताओं के आने जाने के लिए पेट्रोल डीजल पर सरकारी खर्च के तौर पर हुए। 21 करोड़ रुपए पिछले 5 साल में इन नेताओं के होटल और दूसरी सुख सुविधाओं पर सरकार ने खर्च किए। 450 करोड़ रुपए पिछले 5 साल में इन अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा पर केंद्र और राज्य सरकार ने खर्च की। हालात ये है कि पाकिस्तान की फौज बने करीब 600 अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा में करीब 1500 जवान तैनात हैं। क्या पैसा कहाँ से होता है, आपको जानकारी होगी इसके बारे में? पाकिस्तान से भी आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मिलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से भी मिलते हैं और लोगों से भी इन लोग लेते हैं। मेरा है कि इन सेपरेटिस्ट लीडर्स को सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा मानना है कि हाँ साहब, सो ये बिल्कुल सही कदम है कि सुरक्षा और विड्रॉ होना चाहिए। मेरा तो यह मानना है कि उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला करके उनको जेल में बंद कर देना चाहिए और उनको ये लाइफ सेंटेंस मिलना चाहिए, और वो भी किसी कश्मीर के जेल में नहीं, वो किसी दूसरे जेल में। अब केंद्र सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है कि इन पाकिस्तान परस्त अलगाववादी नेताओं को किसी तरह की सरकारी सुख सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। केंद्र सरकार अब बहुत ही सख्त रवैया अपनाने जा रही है। कश्मीर में फैली हिंसा को सह दे रहे अलगाववादियों का हुक्का पानी बंद होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इनके ऊपर राज्य सरकार और केंद्र सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है। ये पैसा अलग अलग मद में इनके पास जाता है। सूत्र बताते हैं कि इन तमाम खर्चों पर शिकंजा कसा जा रहा है। साथ ही इन अलगाववादियों को विदेशों में आने जाने को लेकर के भी रोक लगाई जा सकती है। गृह मंत्रालय ने अलगाववादियों पर अपना सख्त रवैया प्रधानमंत्री को बता दिया है। हालांकि सरकारी खर्च और सुरक्षा के बारे में हुर्रियत के नेताओं से सवाल पूछा जाता है तो वो बहुत भोले बन जाते हैं। रुपए पैसे के बगैर काम नहीं चलेगा, लेकिन हम न रुपए पैसे से पैदा हुए हैं, न रुपए पैसे से जिंदा हैं और न ही रुपए पैसे से चलते हैं।
सूत्रों के मुताबिक सरकार अब पाकिस्तान परस्त अलगाववादियों को और बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, न ही कश्मीर में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शे जाने के मूड में है। मैंने पहले भी कहा, मुतबाना गुजारिश है, इससे कुछ नहीं निकलेगा। मारदार इस तरह से दुकानें बंद करने से, पत्थर मारने से हमारी जिसको तहरीक बोलते थे वो तहरीक नहीं रही अब, क्योंकि जब तहरीक तहजीब से बाहर निकल जाए, ये तो तहरीक नहीं है अब। जम्मू कश्मीर में 55 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। अलगाववाद के नाम पर कश्मीर घाटी को अराजक बना दिया गया है। सुरक्षा बलों पर हमले, आगजनी, ये कोई भी देश, कोई भी राज्य आखिर कब तक बर्दाश्त करेगा? श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। खबरदार में अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि श्रीलंका कैसे मलेरिया मुक्त हो गया। खबरदार में अब हम मलेरिया से मुक्ति की जंग का विश्लेषण करेंगे, जिसमें हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका को बड़ी कामयाबी मिली है। आप जानते हैं श्रीलंका समुद्र के किनारे बसा देश है। वहां औसत बारिश भारत से करीब 4 गुना ज्यादा होती है, यानी कि मच्छरों के पैदा होने का खतरा वहां ज्यादा है। मगर श्रीलंका अब मलेरिया मुक्त राष्ट्र बन चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के रिकॉर्ड में आज से श्रीलंका का नाम मलेरिया फ्री मुल्क की लिस्ट में दर्ज कर दिया गया है। दक्षिण पूर्व एशिया में मालदीव के बाद श्रीलंका दूसरा देश है जिसने मलेरिया को मात दी है। छोटे देश मालदीव ने 1984 में ही मलेरिया से मुक्ति पा ली थी। 3.5 सालों से श्रीलंका में मलेरिया का कोई केस सामने नहीं आया है। श्रीलंका में मलेरिया का आखिरी मामला नवंबर 2012 में सामने आया था। ये बड़ी कामयाबी है जिससे भारत जैसे बड़े देश को सबक लेने की जरूरत है। अब हम आपको ये बताते हैं कि आखिर श्रीलंका का सिस्टम मच्छरों को मार भगाने में कैसे कामयाब हुआ। श्रीलंका ने मच्छरों के खिलाफ पूरे देश में अभियान चलाया। 24 घंटे चालू रहने वाली हॉटलाइन सेवा शुरू की गई। हॉटलाइन के जरिए मरीजों की पहचान की गई, इलाज किया गया। मच्छरों के नियंत्रण की जगह मलेरिया परजीवी के नियंत्रण पर जोर दिया गया। सिंगल विंडो मलेरिया मैनेजमेंट की रणनीति पर अमल किया गया और उसी का नतीजा है कि आज श्रीलंका मलेरिया मुक्त है। श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों ने भारत की सरकार और यहां के सिस्टम को आईना दिखाया है। हमारे मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम सफेद हाथी साबित होकर रह गए। इनकी रफ्तार भी सुस्त है, इन पर खर्च भी बेहिसाब हुआ है। आपको यह जानकर बेहद दुख होगा कि भारत में 1953 से मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन आज भी हर 7 हिंदुस्तानियों में से एक को मलेरिया का शिकार होना पड़ता है। मलेरिया उन्मूलन पर भारत हर साल करीब 12,000 करोड़ रुपए खर्च करता है, लेकिन मलेरिया से मुक्त होने में भारत को 16 साल और लगेंगे। दुनिया में मलेरिया के 70% मरीज दक्षिण एशिया के होते हैं और उनमें 69% भारतीय होते हैं। हमने ये जानकारी आपको इसलिए दी ताकि आप जान सकें कि एटमी ताकत वाला देश भारत मच्छरों के आगे बेबस है। हमने आपको आंखें खोल देने वाले आंकड़े इसलिए भी दिखाए क्योंकि आप ये समझ सकें कि हम भले ही सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का दावा कर रहे हैं, लेकिन मामूली मच्छरों से सुरक्षा का हमारा तंत्र कितना कमजोर है। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।